हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर। आज हम बात करेंगे क्लिनिकल्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं एरिथ्रोपोइसिस की पूरी प्रोसेस की। एरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है, कौन कौन सेल्स का फॉर्मेशन होता है, किन किन सेल्स का प्रोलिफिकेशन होता है, कौन कौन सेल्स बनती हैं। उसमें हमने ये देख ही चुका थे कि हम जो एरिथ्रोपोइसिस होता है इसके अंदर 3 तरीके के मैचुरेशन होता है, इन द फॉर्म ऑफ साइज मैचुरेशन, न्यूक्लियर मैचुरेशन एंड साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन। और इन मैचुरेशन के बेस पर जो हमने देखा था ये सेल का हुआ था फॉर्मेशन। इन सेल के फॉर्मेशन में अगर मैं क्लिनिकली किसी चीज की बात करता हूँ या पैथोलॉजिकली मुझे कुछ देखना है किसी ब्लड के बारे में, तो मैं देखता हूँ इसके अंदर रेटिकुलोसाइट्स के बारे में। रेटिकुलोसाइट्स क्या होती है, जो मुझको पता था कि जो रेटिकुलोसाइट जो होती हैं वो किसी ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का 1 से 2% होती है। 1 से 2% ऑफ ब्लड सेल्स इन द एडल्ट। अगर न्यूबॉर्न बेबी की बात करता हूँ, क्योंकि वहां पर क्या होता है बहुत एक्सेस अमाउंट में, मतलब एक नॉर्मल एडल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या होता है वहां पर, क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन अगर मैं न्यूबॉर्न बेबी की बात करता हूं तो ऑल बोन्स के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो वहां ब्लड का फॉर्मेशन ज्यादा है तो रेटिकुलोसाइट्स का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। तो वहां होता है 2 to 6% रेटिकुलोसाइट्स मिलेंगी हमारी ब्लड सेल्स के अंदर। और जो एडल्ट फॉर्म के अंदर होता है वहां होती है 1 to 2%, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सिर्फ एक्सिल स्केलेटल, जनरली एक्सिल स्केलेटल के अंदर ही रह जाता है ब्लड का फॉर्मेशन, तो इसीलिए रेटिकुलोसाइट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर कम। तो आखिर इसका क्लिनिकल्स क्या है, क्लिनिकल इसका रेटिकुलोसाइट का क्लिनिकल्स में क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्लिनिकल्स में अगर रेटिकुलोसाइट्स की बात करता हूँ तो रेटिकुलोसाइट जो होती हैं वो होती हैं इंडेक्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। अगर मैं रेटिकुलोसाइट्स की बात करता हूँ, रेटिकुलोसाइट्स ये रेटिकुलोसाइट जो होती हैं वो क्या होती हैं, इंडेक्स ऑफ एरिथ्रोपोइटिक प्रोसेस। एरिथ्रोपोइटिक प्रोसेस अभी मैं बताता हूँ क्या आखिर क्या है। ये होती हैं इंडेक्स ऑफ एरिथ्रोपोइटिक प्रोसेस। मतलब क्या होता है कि अगर किसी सेल्स के अंदर, किसी ह्यूमन ब्लड के अंदर मैंने ब्लड का सैंपल लेता हूं, अगर वो ब्लड के सैंपल में मुझे रेटिकुलोसाइट्स क्या मिलती हैं एक्सेस अमाउंट में। एक्सेस अमाउंट में भी कितना ये होती हैं अराउंड, जब अगर मैं एडल्ट की बात करता हूं तो ये होती हैं अराउंड 10 to 20%। अगर 10% से मैक्सिमम निकलती हैं तो मैं इसको बोलता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है अगर रेटिकुलोसाइट्स का फॉर्मेशन 10 से 20% के बीच में मुझे दिख रहा है किसी पेशेंट के अंदर, तो मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो क्या है, ज्यादा है, एक तरीके से एसिलेटेड एरिथ्रोपोइसिस है। तो अगर रेटिकुलोसाइट्स, इफ रेटिकुलोसाइट्स in blood is around 10 to 20%, then it shows accelerated एरिथ्रोपोइसिस। मतलब क्या होता है कि वहां पर क्या है एसिलेटेड एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या हो रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रही है, तो अगर रेटिकुलोसाइट का फॉर्मेशन क्या है ज्यादा, अगर रेटिकुलोसाइट्स क्या है कम है, इफ रेटिकुलोसाइट्स इन ब्लड नेग्लेक्ट है या है ही नहीं, मतलब इज लेस देन 1 to 2%। अगर 1-2% से भी कम है या 1% से भी कम है, मतलब क्या है नेग्लेक्ट अमाउंट में है या है ही नहीं, तो ये क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं कि जो स्टेम सेल्स थी जिससे क्या हुआ था ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, उन सेल्स के अंदर क्या हो गई है, वो सेल्स क्या हो गई हैं, खराब हो गई हैं। तो ये मुझे क्या बताती हैं कि अगर रेटिकुलोसाइट्स एक्सेस अमाउंट के अंदर हैं तो ये शो करती हैं क्या, ये शो करती हैं कि एसिलेटेड एरिथ्रोपोइसिस है। और अगर किसी सेल्स के अंदर ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है, या तो इसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए या कॉमन माइलॉइड सेल सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तभी तो क्या होगा एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन नहीं होगा। एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एरिथ्रोसाइट से क्या प्रोलिफिकेशन होता है, एरिथ्रोसाइट प्रोलिफिकेट होकर क्या बनाती है रेटिकुलोसाइट्स। अगर एरिथ्रोसाइट का ही प्रोलिफिकेशन नहीं हुआ, एरिथ्रोसाइट ही नहीं बनी, एरिथ्रॉइड ही नहीं बनी, तो एरिथ्रोसाइट से रेटिकुलोसाइट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो ये क्या शो करती है, ये एक तरीके से शो करती है एप्लास्टिक एनीमिया, जो कि मैंने आपको क्लिनिकल जो थे
हेमेटोपोइसिस के, उसमें मैंने बताया था आपको एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। एप्लास्टिक एनीमिया में मैंने पहले ही बताया था कि जब कभी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल या कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स के अंदर क्या होता है, कॉमन माइलॉइड इनके अंदर डिवीजन नहीं होता है किसी भी कारण से, अंडर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन से, तब होता क्या है, जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है वही नहीं होता। अगर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेटिकुलोसाइट्स का ही फॉर्मेशन नहीं होगा, और रेटिकुलोसाइट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है तो क्या, कहाँ से पता लग जाएगा? अगर रेटिकुलोसाइट की जो अमाउंट है वो क्या हो, 1 या 2% से कम हो, या मैं कह सकता हूँ नेग्लेक्ट अमाउंट में हो, या रेटिकुलोसाइट ब्लड में प्रेजेंट ही ना हो, ये भी है। आइदर अमाउंट इज लेस और इट इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड। तो ये किस कंडीशन में, इसको क्या कहते हैं आखिर, इसे ये शो करती है देन इट शोज एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया, ये तो दो बात हो गई रेटिकुलोसाइट्स के बारे में। रेटिकुलोसाइट्स के बाद जो मैं बात करता हूं कि टाइम पीरियड कितना लगता है। जो टाइम पीरियड होता है एरिथ्रोपोइसिस का वो होता है अराउंड 1 वीक। अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में की बात करता हूं अगर मैं, तो अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन टाइम पीरियड ऑफ एरिथ्रोपोइसिस under normal physiological condition is around 1 week। ये क्या है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस इस प्रोसेस के सपोर्ट में चाहिए, जो भी इस प्रोसेस के सपोर्ट में, एरिथ्रोपोइसिस सपोर्ट में क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एरिथ्रोपोइटन। एरिथ्रोपोइटन की प्रेजेंस में होता क्या है, ये जो प्रोसेस पूरा होता है इसको क्या लगता है, अंडर 1 वीक लगता है। अगर बात करते हैं एरिथ्रोपोइटन की, तो एरिथ्रोपोइटन की भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर हम एरिथ्रोपोइटन की बात करते हैं, तो एरिथ्रोपोइटन जो होती है वो कहाँ से मिलती है हमें। एरिथ्रोपोइटन की अगर बात करता हूँ, एरिथ्रोपोइटन, अगर एरिथ्रोपोइटन की बात करता हूँ तो एरिथ्रोपोइटन मिलती है मुझे नेफ्रॉन से। किडनी के अंदर मुझे पता है किडनी से मिलती है, नेफ्रॉन से। तो ये हो गई किडनी में भी कहाँ से, तो ये तो हो गई मेरी एक नेफ्रॉन। ये क्या हो गया, नेफ्रॉन, पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। इस नेफ्रॉन के पास में कुछ क्या होती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। यहां पर क्या होती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये होती हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ये क्या होती हैं इसकी, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। एंडोथेलियल सेल्स ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ये होती हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये हो गई पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की एंडोथेलियल सेल्स, ये जो सेल्स मैंने बनाई हैं अंदर, ये कौन सेल्स है, एंडोथेलियल सेल्स। ये है एंडोथेलियल सेल्स, ये सेल्स है एंडोथेलियल सेल। इन एंडोथेलियल सेल्स के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे, ये क्या करती हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स कर लेती हैं, सेंस करती हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये सेल्स जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को सेंस करती हैं, और जब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सेंस हो जाता है यहाँ पर, तब इन एंडोथेलियल सेल्स के अंदर होता क्या है, इन एंडोथेलियल सेल्स के अंदर एक जीन होता है। अगर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर मैं यहाँ एक एंडोथेलियल सेल्स की बात करता हूँ, ये है एंडोथेलियल सेल, ये है एंडोथेलियल सेल। इस एंडोथेलियल सेल्स के अंदर होता क्या है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ब्लड के अंदर क्या होता है, कम होता है, तब ये सेल फॉर्मेशन करती हैं किसका, एरिथ्रोपोइटिन का। कैसे करती हैं, इसके अंदर एक मैकेनिज्म होती है, वो मैकेनिज्म, उसके अंदर होता क्या है कि जब इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सफिशिएंट होता है, नॉर्मल होता है, तब ये सप्रेस करती हैं एक जीन को, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एरिथ्रोपोइटिन बनाने के लिए। मतलब क्या हुआ कि जब इस ब्लड में, जो ब्लड इस कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रहा है, अगर इस ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर क्या है, नॉर्मल है, अगर पार्शियल प्रेशर नॉर्मल है, तो ये क्या करती हैं, ये
इरेथ्रोपोएटिन के जीन को क्या करती हैं, सप्रेस करती हैं। अगर जीन सप्रेस है मतलब क्या है, उसका डीएनए सप्रेस है। और किसी का अगर डीएनए ही सप्रेस है तो क्या वो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन नहीं बनेगी। और इरेथ्रोपोएटिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है ब्लड में, ये क्या है ब्लड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, तब होता क्या है, ये जो डीएनए है, ये जो जीन है, ये एक्टिवेट हो जाता है। ये जीन क्या रहता है, एक्टिवेट। और जब ये जीन एक्टिवेट होता है तब यहां पर जीन क्या है, एक तरीके से सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन क्या होती है, प्रोसेस्ड होती है ऑर्गेनेल्स के अंदर, और क्या बनाती है, ग्लाइकोप्रोटीन। यही ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है, ये होती है एरिथ्रोपोएटिन। यही ग्लाइकोप्रोटीन होती है एरिथ्रोपोएटिन। ये ग्लाइकोप्रोटीन जब ब्लड के अंदर स्ट्रीम में आती है, और ये जाती है कहां पर, ये जाती है बोन मैरो स्टेम सेल्स के अंदर, और क्या करती है, स्टिमुलेट करती है किन सेल्स को, ये स्टिमुलेट करती है कॉमन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रॉइड को। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जब एरिथ्रॉइड क्या होती है, स्टिमुलेट होती हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जब क्या होती है, एरिथ्रॉइड स्टिमुलेट होती है, तो ये क्या बनाती है, प्रोरेथ्रोब्लास्ट, और सीक्वेंस पूरा चलता रहता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कि आखिर कहां से एरिथ्रोपोएटिन का फॉर्मेशन होता है, एरिथ्रोपोएटिन कहां से आता है। और पार्शियल प्रेशर की जो बात हुई कि पार्शियल प्रेशर जब कम होगा तभी ये एक्टिवेट होती हैं। ये क्या है, एंडोथेलियल सेल्स है, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये तो बात हुई क्लिनिकल्स ऑफ एरिथ्रोपोएसिस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर को। थैंक यू।